हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर इस समय हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास गबन। गबन का दूसरा भाग आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि कथा नायिका जालपा, जिसकी शादी रमानाथ नामक युवक से होती है, वह शादी करके ससुराल आती है। ससुराल में उसे चंद्रहार ना मिलने से वह अत्यंत दुखी रहती है। बचपन से ही वह गहनों और जेवरात की प्रेमी थी। बचपन से उसके मन में यह भावना थी कि मेरी शादी में चंद्रहार आएगा। उसकी माँ के पास भी चंद्रहार होता है। मध्यम वर्गीय भावनाओं से ओतप्रोत यह उपन्यास, जिसका दूसरा भाग हम प्रस्तुत करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इसमें मध्यम वर्ग की पसोपेश, झूठ फरेब और परिवार में होने वाले चालबाजी तथा स्त्रियों के जेवरात के प्रति प्रेम और लगाव को दिखाया है। पहले भाग में हमने देखा कि शादी करके जालपा ससुराल तो आ जाती है, पर वह गहनों को हाथ नहीं लगाती है। उसकी जिद है कि जब तक चंद्रहार नहीं बन जाएगा वह कोई भी गहना नहीं पहनेगी। इधर रमानाथ के पिता बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि सोनार उनसे रोज़ तगादा करने आता है और वह उससे यानी जालपा के पति रमानाथ से कहते हैं कि बहू से कुछ गहने मांग ले। पर रमानाथ, जो कि मध्यम वर्गीय युवक के चरित्र के अनुसार अपनी पत्नी से झूठ में बड़ी बड़ी बातें कहता है, जिस कारण वह उससे गहने मांगने में तो शर्म करता है, पर वह चोरी करके उन्हें घर ले आता है। उसके पिता न चाहते हुए भी उन गहनों को रख लेते हैं। आगे देखते हैं हम दूसरे भाग में। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सराफ के पास पहुंच गए और हिसाब होने लगा। सराफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बक्के पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज़ कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो बात दूसरी थी। इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में फंसाया कि बेचारों को हाँ हाँ करने के सिवा कोई दूसरी बात नहीं सूझी। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिनों तक खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल भी बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फूटने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ में क्यों किया जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, कदाचित संसार की किसी और वस्तु से उतना नहीं था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात, जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके खेलने के लिए सोने के चूड़े बनवाए गए। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पे पटक देना। मान की छेड़ कर कहती, चांदी ही के लाएगा, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मान की, घर की महरिया, पड़ोसनी और दीनदयाल सब हंसने लगती। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका अब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन के गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे से गहनों के लिए मान करती। बेचारा गुड्डा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे चंद्रहार दिया, जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहने की बातें सुनती। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा कोई और चर्चा ही न थी। किससे कौन से गहने बनवाएं, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, चढ़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना गाह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न हंसती बोलती है।
खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्य आकाश को ताकती रहती है। सारा घर समझा समझा कर हार गया। पड़ोसी ने समझा कर हार गई। दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोग सैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं रहा, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती। वह समझती थी सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टालता, पर यह कुछ कहे भी इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो निश्चिंत ना बैठे रहते, जब तक सारी चीज़ें न बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खिंची ही न रहती, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई आग में जला जाता है था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता है। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता है। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, चाहे मैं मर जाऊं, ये अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती। जालपा का मुरझाया मुंह देख उसके मुंह से ठंडी आह निकल जाती। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा कि 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना कमा सकें। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम की कोई लॉटरी निकल आती तो फिर वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य ही बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। शतरंज की बदौलत उसके कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी वह जानता था कि मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता या आन टूटी कोई बात नहीं पूछेगा। कोई ऐसा भलमानुस न दिखता था जो बिना कुछ कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दें। अब किसी ने शतरंज को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में उसके मित्रों का उतना दोष न था जितना उसका खुद का। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ चढ़ कर बातें न की हों। ये उसकी आदत थी। घर की असली दशा को सदैव वह बदनामी की तरह छिपाता रहा, और उसी का यह फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और व्यथा सांस की भांति अंदर घुट घुट असह्य हो जाती। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठा रहता। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे हो? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं मानती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रख कर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। इस घर में अब क्षण भर नहीं रहूँगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊँगी।
राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाएगा तो किसी को क्या गम है। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात है। जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कुछ ये भी तो सोचो। जालपा, यह सब सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊँगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूँ। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और फिर बिछावन पलटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई। रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई दूसरा उपाय ही कहाँ है। जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट के मर जाऊं। रमा, तुम ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से क्यों निकालती हो। मैं तो चलने को तैयार हूँ, न मानूंगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा जी से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वे मेरे कौन है जो उनसे पूछो। रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं, अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों को कष्ट में नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पूछ सकते थे। मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों को भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूँ। यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती, न कहीं आना न कहीं जाना, न किसी से बातचीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है। मुझे इन लोगों से कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि सब तुम्हीं को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश हुआ कि इतने दिनों बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार के लिए क्या बड़ी बात थी उनके। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती। जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी, हमारे घर किस बात की कमी है। दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी, 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलिहान बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो। घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर कैसी गुजरती है, वे दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा ही दो, पर किसी के कान पर जूं न रेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश तो कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली हैं। हजारों बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा जगह अच्छी चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो। रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है, कहते शर्माती हो तो खत लिख दो। रमानाथ चल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी। तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका, इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ दो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा है जिसके लिए यहाँ पड़ा पड़ा सड़ूं। हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूँ। जालपा ने बिस्तर पर जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊँगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा,
जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुँच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े तो नहीं होते। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिख देता हूँ। जालपा, खाना तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठा, मगर कुछ सोच कर उठ खड़े हुए और एक तरफ चल दिए। स्त्री का ऐसा प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमानाथ के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद की और अवलंब ही क्या। चाहते तो हजारों की वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी को ही हराम भी समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात भर उनके साथ शतरंज खेलता। आज कई दिनों से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक भी बाजी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा 1-2 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़ कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा या फिर इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा? कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा रह गए। कहीं कहीं जाए, सिनेमा देखा में तो किसी तरह समय कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा कुछ और न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा कमरे में कदम रख देते हैं। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुँचे और हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू। रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल ही भूल गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया हूँ, जी में आता है कि कहीं भाग जाऊँ। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दे? 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी 2 बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का क्या भरोसा? 50 रुपए में होता ही क्या है? रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंस गए। अब बतलाइए कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए। इस मामले को सोचो, जिसे इतना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धोखा खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने का जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न ना हल हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचिए क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, तो मैं विवाह के नज़दीक ही ना जाता। रमेश, अजी 2-4 साल चालें चलो तो आप जी लग जाएगा। जरा अकल की गांठें तो खुलें। बाजी शुरू हुई। कोई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमा, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वही रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ, सोचता था कि जब तक किसी तरह काम चले तब तक बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए,
तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को उड़ाने की चेष्टा करते हुए कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए, मेरी तो राय है कि कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लेता हूँ। रमेश, जगह आमदनी की है, मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा दिया। 2 लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की है। हाँ, जरा समझ बूझ से काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चे वाले आदमी ही क्या करें, 30 रुपए में गुजारा नहीं होता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है, कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाए कि वे भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यह दाल रोटी घी दूध तो वही भी खाते हैं जो फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोज के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हो तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जबान पकड़ लेना। तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगे। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे, आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने भी एक मासिस किया है कि क्या मजाल कोई मात दे सके। और फिर से रमा, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर हो जाएगी। रमेश, देर क्या हो गई, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए, यह सह और मार। रमा, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जी जाओ, तुम भी क्या मात दोगे, हिम्मत है तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी ही है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठे। तुम्हारे घर कहला देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठ। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही, तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब मुझे नींद आ रही है। रमेश, तुम मुंह धो डालो, बर्गर रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 बार मार देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं मेरी ही जीत होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो विश्वास जाता रहा, उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों 5 बाजी पूरी न कीजिएगा? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोने गए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था, आज उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9 बजे तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है ना कि नहीं? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुला लिया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुआ। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो लो भले मानस। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं? रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ,
मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर भोजन करूँगा। रमेश: कहता तो हूँ, अभी आधे घंटे तक रुका हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुँह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमा: कह दूंगा, रमेश बाबू ने यहीं आने नहीं दिया। रमेश: मुझे गालियां दिलवाओगे? और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ: ऐसी स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ तो ये बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश: और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियों सिफारिशें डालनी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना इतना आसान है? रमानाथ: मैं तो ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर अब वही बला मेरे सर पड़ी। साहब डांट वाट तो न दे बताएंगे? रमेश: बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ: तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। रमेश: पहले सब ऐसा ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था कि मानो फांसी चढ़ने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ: आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हुए हो गए होंगे। पूरे 25 साल हो गए। रमेश: साहब 20 बरस तो स्त्री के देहांत को हो गए, 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ: आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र भी 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाना किसको अच्छा लगता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आँख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों ने मेरे जीवन का संजीव आनंद भर दिया। ये बातें करते हुए दोनों दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर आया तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह करता। वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया। घर पहुंचने पर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंचा। जालपा उसे देखते ही बोली, ये भीख कहाँ गए, रात कहाँ गायब थे? रमानाथ: इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिली है। जालपा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ, और 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नज़रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्दी ही तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 रुपए में क्या होगा, भला 60 सभार तो होते। रमानाथ: मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है, 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा: तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे। रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है कि गरीब का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकम मिलेगी और वे खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है,
गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बताऊँगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकिन खुश खुश घर में आया और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला तो उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज़ तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा को ये क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं इसे न लूँगी, अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या ज़रूरत है, वह नाराज़ न होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी भला से रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी, मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझ पर दया आई, उस वक्त दया ना आई जब मैं घर से विदा हो रही थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं। तुम कुशल से रहोगे तो मुझे गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को ये दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ से तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूँगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों। जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा ने रुंधे हुए स्वर में कहा, कारण यही है कि अम्मा जी से खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव हो कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वे इसे वापस पाकर उन्हें वैसा ही आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। यदि प्रेम से वह मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं अपने हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया। दान भिखारिनियों को दिया जाता है, मैं किसी से दान न लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देख रमा को कुछ और न कहा गया। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं। केवल एक घर में रहने से किसी का कोई सगा नहीं हो जाता। जब वह मुझे कुछ नहीं समझती तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कह उसने हार को उसी डिब्बी में रख दिया और उस पर एक कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते कहा, ऐसी क्या जल्दी है, 10-5 दिन में लौटा देना। उन लोगों को भी लगेगा कि बेटा ने मेरा दिल रखा। इस पर जालपा ने कठोर नज़रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से लौटा। तो आज हम लोग सुनेंगे यहाँ तक। इसके आगे का भाग अगली बार देखेंगे। अगली बार इससे आगे हम उपन्यास का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी के लिए आपसे धन्यवाद, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अवश्य ही हमें बताएं। पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे उपन्यास के अगले अंक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।